हेलो डियर, आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और बढ़िया वैकेंसी आई है। तो डिटेल में मैं नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए नए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहले से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, रास्ते में ये एग्ज़ाम आया है, कि भाई जब तक तुम्हें मतलब 6 to 7 months ना हो जाएं बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करते हुए। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं और मान लो 2-3 महीने ही हुए हैं अच्छे से तैयारी करते हुए, बीच में एक एग्ज़ाम आ गया, तो बच्चे क्या करेंगे, इस एग्ज़ाम के आने से 1 महीने पहले इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर इसको दे के आ जाएंगे, फिर से पढ़ने लग जाएंगे। 1.5 महीने के बाद एक और एग्ज़ाम आ गया, फिर इससे 20 दिन पहले इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे, ऐसे ही होता रहेगा, अलग अलग एग्ज़ाम आते रहेंगे, कभी रेलवे का, कभी आपके स्टेट की पुलिस का, कभी किसी और चीज़ का, कभी किसी और चीज़ का, और आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। भले ही आप इस प्रोसेस को 3 साल तक दोहरा लो, आपका सिलेक्शन नहीं होएगा। जब तक हमें ये ना हो जाए कि हमने यहाँ पर तैयारी करनी स्टार्ट करी है और हमने 6 to 7 months हमने फोकस करके सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ा है, बीच बीच में हम नहीं भटके हैं। बीच में बहुत सारे एग्जाम आएंगे जाएंगे, बिलीव मी, अगर आप उनको आज अटेम्प्ट कर रहे हो अगले साल की बजाय, तो वो इस साल भी नहीं होंगे और अगले साल भी नहीं होंगे ना। तो पहले हमें 6 से 7 महीने जमकर तैयारी करनी है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब एक बार अच्छे से तैयारी हो जाए और बढ़िया से सिलेबस हो जाएगा, फिर आप रिवीजन मोड में आ जाओगे, चीज़ों को रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस मोड में आ जाओगे, चीज़ों को इम्प्रूव करोगे। एक बार आपने सब कुछ कर लिया है, अब दोबारा से किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो वो इम्प्रूव ही हो रही है, वो रिवाइज ही हो रही है। इस स्टेज के बाद अगर कोई एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर आप उसके 15-20 दिन पहले, मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो बीच में सीपीओ आ गया, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो ये नहीं फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाएंगे। हालांकि एसएससी के सारे एग्जाम का एक जैसा सिलेबस है, बट फिर भी बच्चे उसके अकॉर्डिंग मॉक देने लग जाएंगे, उसके मतलब अपने फ्लो को तोड़ देंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एटलीस्ट एक बार 6 से 7 महीने बिना फ्लो को तोड़े, अगर आपने ये अचीव कर लिया, उसके बाद जब इन एग्जाम्स की लाइन लगेगी तो आप इनको लाइन में ही क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये ना हो कि सीएचएसएल की नोटिफिकेशन के कारण कोई बंदा अपनी तैयारी कर रहा है, 3-4 महीने से बढ़िया तैयारी चल रही है, फिर इसके अकॉर्डिंग उसको डाइवर्ट कर दे। बीच में एक्स्ट्रा एग्जाम दे आओ, बट उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी के फ्लो को मत बदलो, अगर एटलीस्ट आपने एक बार अच्छे से सिलेबस नहीं किया है तो। हो सकता है ये बात उतने अच्छे से समझ में ना आए कई लोगों को, बट आ जाएगी। अगर अभी नहीं आएगी तो 1-1.5 साल में आ जाएगी। है क्लियर है भाई? तो चलिए मैं डिटेल में इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक बार इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं भाई इंपॉर्टेंट डेट्स एग्ज़ाम की, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, मैं टू द पॉइंट आपको बता दूंगा, है कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आप बनाओगे तो देन उसकी किस डेट तक वो बनना चाहिए, और प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की कट ऑफ्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, तो भाई 8/4 यानी कि स्टार्ट हो गई है फॉर्म को भरने की प्रोसेस जो है। 8/4 से लेकर 7/5 तक आप अभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की ये है, रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, हालांकि ये मैटर नहीं करता रात के 11 बजे या 12 बजे, हमें क्या करना है, आज से, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भर रहे होंगे, 5-6 दिन वेट कर लो, उसके बाद फॉर्म भर देना, ईजिली आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके अंदर कोई भी गलती मत करना। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ठीक से फॉर्म नहीं भर सकते तो मतलब आपको क्यों दे नौकरी, आप ये बताओ, है ना। तो फॉर्म भरते वक्त ऑफ कोर्स कोई गलती नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कई बार अगर कोई गलती हो जाए तो एक विंडो भी मिलता है कि भाई अपने फॉर्म को ठीक कर लो, और हर साल ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इस डेट को भी निकाल देते हैं और फिर बोलते हैं मेरी ये गलती हो गई। तो भाई अभी टाइम होएगा, अच्छे से देख लेना, इन चीज़ों को लाइटली मत लेना।
जो टीयर 1 एग्ज़ाम हो है ये इन्होंने बोला कि जून जुलाई में होएगा, लेकिन 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी, उसके अंदर इन्होंने बताया था कि सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम 6, 7, 8 मई को होने थे, तो ये हो गए हैं भैया 24, 25, 26 जून। कोड ऑफ कंडक्ट तो काफ़ी लग चुका है इलेक्शन का, इलेक्शन के कारण ये डिले हुए हैं। ये अपना CPO का एग्ज़ाम हो गया, ये 9, 10, 13 मई से शिफ्ट होके 27, 28, 29 जून को चला गया, ठीक है। और ये अपना CHSL का एग्ज़ाम हो गया, जिसकी इन्होंने डेट बता रखी है, जुलाई में हो गए, 1 से लेकर 12 जुलाई तक, जून में नहीं होएगा, ठीक है भाई। ओके जी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो इन्होंने टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं फॉर्म के अंदर कि भाई 3712 हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव होती हैं कि भाई बाद में चेंज हो सकती हैं, ये हमेशा बोलते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, टेंटेटिव का यही मतलब है। क्या करेंगे इनके मन में है ये जाने, ठीक है। तो इतनी वैकेंसीज हैं। मैं लास्ट 2 साल की वैकेंसी आपको बता देता हूँ। 2023 और 2022 की ये वैकेंसी रही है। पहले CHSL के अंदर एक पोस्ट थी, PASA की पोस्ट, वो CGL के अंदर चली गई। इस कारण CHSL की वैकेंसीज बहुत कम आपको दिख रही हैं कि यार तब से वो पोस्ट गई है, तब से कम हो गई है। बट फिर भी अगर देखा जाए वो पोस्ट चली गई, उसके बावजूद अब की बार बहुत ही बढ़िया वैकेंसी हैं पिछले दोनों साल से। 2022 में तो बम्पर वैकेंसीज हम बोल रहे थे ना कि हर एक चीज़ की ज़्यादा वैकेंसी आई थी, तो उससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है भाई। इसके अंदर 2 तरह की पोस्ट होती हैं, एक तो 1900 ग्रेड पे की होएगी, एक 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होएगी। एक तो LDC की, LDC JSA, और एक DEO की भी 2 पोस्ट होती हैं। और ये मैंने आपको जो सैलरी बताई है इन हैंड है आपकी, अलग अलग सिटी में वेरी करती है भाई। किसी लोकल टाउन में रहोगे हैं, किसी बेंगलोर दिल्ली जैसी सिटी में रहोगे, ऐसे अलग अलग वेरी करती है। कुछ कंपोनेंट होते हैं सैलरी के जो वेरी करते हैं, जैसे घर का HRA जो होता है वो बदल जाता है अलग अलग शहर के हिसाब से। दिल्ली में रहने के लिए अलग खर्चा लगता है, तो गवर्नमेंट HRA देती है, ठीक है। तो 30 से 35 हज़ार LDC JSA की सैलरी होती है इन हैंड। इसके अलावा कुछ पोर्शन होता है जो आपकी पेंशन के लिए चला जाता है, ठीक है। तो हाथ में इतनी मिलेगी। 40 से 47 हज़ार DEO की होती है भाई, ठीक है। देन नेक्स्ट, एज लिमिट, तो 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और उम्र आप कैसे नापोगे? उम्र आप नापोगे इस डेट से। इस डेट को आप 18 से 27 के बीच में होने चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपका जन्म इससे पहले नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा बूढ़े हो जाओगे। और आपका जन्म इसके बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा जवान हो जाओगे इस पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, इस डेट के और इस डेट में। अगर सर एग्जैक्टली इसी डेट को हो तो काम चल जाएगा, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके ऑन दिस डेट हो सकता है और इसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर है? तो ये आपकी उम्र है। और अलग अलग कैटेगरीज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 मोस्ट प्रोबेबल कैटेगरीज यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको कैटेगरीज देखनी है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, ठीक है भाई। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, एज भी कवर हो गई होगी। देन क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होती है जी 12th पास, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया था, 2 तरह की DEO की पोस्ट है। DEO की 2 तरह की पोस्ट है। कैसी 2 तरह की पोस्ट है भैया? एक तो DEO लगता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में, MCA में, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके अंदर जो DEO लगता है उसकी अलग क्वालिफिकेशन है, बाकी पोस्ट की अलग क्वालिफिकेशन। इसके अंदर अगर DEO आपने लगना है तो आपकी 12th पास होनी चाहिए और उसके अंदर इन साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, मतलब कि मैथ होना चाहिए। तो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और मैथ होना चाहिए, ओके जी। बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ 12th होनी चाहिए, सिर्फ 12th होनी चाहिए। और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है कि 12th के बराबर का कोई एग्जाम, तो 12th ही बोलते हैं इसको, 12th होना चाहिए, ठीक है भाई। कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर 12th स्टैंडर्ड, ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट अभी अपीयर हुए हैं अपनी 12th स्टैंडर्ड के अंदर, यानी कि अभी पास नहीं हुए हैं, वो अपीयर हुए हैं अभी, तो कैन ऑल्सो अप्लाई। हाउएवर दे मस्ट पोजेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। इस डेट से पहले उनके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस डेट के ऊपर या इससे पहले, तो आप इसको भर सकते हो इस फॉर्म को, ठीक है भैया।
यानी कि इस साल के 1 अगस्त तक आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि 12वीं पास का, कि मैं तो 12वीं पास हूँ, तो आप इसको भर सकते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ? ओके। तो कुल मिलाकर जिन्होंने, वैसे 12th मैथ से करना कोई बहुत ये नहीं है कि रेयर है, लाइक आम बात है, तो बट फिर भी जो लोग आर्ट में कर रहे हैं वो इस कंपटीशन से तो बाहर है, तो मैथ वालों को यहाँ प्राइज मिल जाएगी। नेक्स्ट, जो कैंडिडेट हैं जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं कि भाई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो इनके लिए सर्टिफिकेट होता है कि भाई मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, उसके लिए सर्टिफिकेट होता है। तो उस सर्टिफिकेट की डेट इन्होंने बताई है कि भैया इस डेट को, कई बार ये होता है ना कि कोई बंदा ओबीसी है, इस पीरियड से इस पीरियड तक ओबीसी है, उसके बाद नहीं, ऐसे स्टेटस बदलते रहते हैं। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना, वो ये होना चाहिए द क्रूशियल डेट फिर इसके क्लेम के लिए कि भाई हम ये इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, फी कंसेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन, मैंने बताया था इनमें कई कई साल एज रिलैक्सेशन होती है। तो अगर आपको ये बेनिफिट क्लेम करने हैं तो जो क्रूशियल डेट है विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की क्लोजिंग डेट है वो क्रूशियल डेट है, उस तारीख को आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एग्जैक्टली उस तारीख को नहीं, यानी कि उस तारीख तक, उसके बाद नहीं बनवाना है, उससे पहले बनवा लेना है। उस तारीख को आप एससी होने चाहिए, उस तारीख को आप एसटी होने चाहिए। ठीक है, तो वो डेट क्या है एप्लीकेशन के क्लोज होने की? वो डेट है भाई साहब, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/5/2024। यानी कि अभी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो लगभग 1 महीने का वक्त है, आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है भाई? पहले एक एग्जाम होएगा, उसको टीयर 1 एग्जाम बोलेंगे, या फिर स्टेज 1 हो गई है, फिर स्टेज 2 हो जाएगी, 2 एग्जाम होंगे। इसके मार्क्स जो है मैटर नहीं करेंगे, ये क्वालिफाइंग होता है। फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें सिर्फ इसके मार्क्स होंगे। तो टीयर 1 के अंदर क्या क्या होगा, टीयर 2 के अंदर क्या क्या होगा, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना। 2 स्टेज होंगी, दूसरी ये सिर्फ क्वालिफाइंग होएगा। क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि जब फाइनल मेरिट बनेगी इसकी अलग से कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ निकलेगी, बहुत सारे बच्चे इसको पास कर लेंगे, फिर जो भी बच्चे इसको पास करेंगे वो सारे टीयर 2 को देंगे। फिर टीयर 2 में कितने मार्क्स है उसके बेस पर मेरिट बना देंगे, इसके मार्क्स को जोड़ेंगे नहीं मेरिट बनाते हुए। ओके जी, तो देखते हैं। टीयर 1 एग्जामिनेशन के अंदर ये 4 सब्जेक्ट होंगे। ये मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसी साल आएंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उनको अच्छे से मिल जाएगी है भाई। बाकी जो 1-2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, वो तो वीडियो में यहाँ तक मेरे को नहीं लगता पहुँचे भी होंगे। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं भाई। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। 25-25 क्वेश्चन होंगे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले हैं, 25-25 क्वेश्चन होंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा। ओके, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए, तो 50 × 4 200 नंबर का एग्जाम हो गया। 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, आपको 60 मिनट मिलेंगे। क्लियर है? और जब आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि एमटीएस में सिर्फ अरिथमेटिक आता है। ठीक है, आपको हमेशा सीजीएल की तैयारी करनी चाहिए, हमेशा सीजीएल की। अगर आप सीजीएल की तैयारी करेंगे देन आपका सीजीएल तो हो ही जाएगा, सीएचएसएल हो जाएगा, मतलब सीजीएल तो टारगेट हो ही रहा है, देन सीपीओ भी टारगेट हो जाएगा, देन इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का भी जो सेम सिलेबस है वो वाला एसएससी के जितने भी एग्जाम में टारगेट हो जाएंगे। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अरिथमेटिक तैयार कर लो, सीजीएल का जो अरिथमेटिक है वो। क्लियर है भाई? ऐसे टीचर से पढ़ो जो सीजीएल पढ़ाता हो, देन उसके अकॉर्डिंग इन एग्जाम्स की आप तैयारी करो। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ, आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 तो सर 2.5 होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है कि 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक ठीक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके, आगे बढ़ जाएं। तो ये टीयर 1 एग्जाम है अपना,
200 मार्क्स का होएगा, तो 200 में से कितने लेने पड़ेंगे कि हम टीयर 2 की तरफ बढ़ेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। पिछले साल की कट ऑफ देखते हैं भाई। नेक्स्ट, अगर आपने टीयर 1 एग्जाम क्लियर कर लिया तो देन उसके बाद टीयर 2 एग्जाम होएगा। तो टीयर 2 एग्जाम में क्या होएगा, उसके अंदर 2 सेशन होंगे। एक तो ये सेशन हो गया सेशन 1, 2 घंटे 15 मिनट के लिए आपको कंप्यूटर पर बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर सेशन 2 होएगा, फिर आपकी टाइपिंग होती है, या तो 15 मिनट के लिए बैठाएंगे या 10 मिनट के लिए बैठाएंगे, ठीक है। तो सेशन 1 में क्या होएगा मैं बताता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन खुलेगी और आपको ये 2 चीजें मिलेंगी, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, क्लियर है। तो मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, टोटल 60 सवाल हो गए। एक सवाल 3 नंबर का है तो 180 मार्क्स हो गए। आपको 1 घंटा मिलेगा इन 60 सवालों को करने के लिए। उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाएगी। देन यानी कि जैसे ही 1 घंटा होगा तुरंत ये अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। तुरंत फिर क्या होएगा, सेक्शन 2 चालू हो जाएगा। आपको इंग्लिश दिखेगी और जीके दिखेगी, जीके, ठीक है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन है, तो 180 मार्क्स के हो जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। 1 घंटे के लिए ये होएगा। तो 1 घंटे के लिए ये खुला, फिर 1 घंटे के लिए ये दिखा आपको स्क्रीन पर, अपने आप सबमिट हो जाएगा। फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ठीक है। फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे टोटल 15। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 45 नंबर के होंगे, 15 मिनट के लिए होएगा। फिर आपका कंप्यूटर जो हो बंद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा तो मैं उसको वो कर देता हूँ, एक बार रुको, ये लो। देन मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ये जो सेक्शन 3 है, जैसे ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, इन्होंने बड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया अब की बार एसएससी वालों ने। सेक्शन फलाना ढिमकाना, मतलब पता नहीं क्या ही समझ रहे हैं अपने आप को, कितना डिफिकल्ट बना दिया इसको, समझाने में डिफिकल्ट बना दिया, अदरवाइज इजी बनाया जा सकता था। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, सेक्शन 3 का जो मॉड्यूल 1 है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। ये देना जरूरी है बट इसकी अलग से कट ऑफ निकलती है कि भाई इतनी कट ऑफ के ऊपर वाले क्वालिफाई करके, अगर उससे कम नंबर आएंगे तो देन आप फेल हो जाओगे, इनमें कितना भी अच्छा कर लो। तो ये एक जरूरी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन को ठीक करने के 3 नंबर मिलते हैं, गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। तो बहुत हैवी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए हमें तुक्के मारने से बचना चाहिए, ठीक है भाई। इन सेक्शन 1, 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, इन सभी में 1/3 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होएगी। तो यहां तक टोटल आपकी मेरिट बनेगी इन दोनों के बेस पर, इनके बेस पर मेरिट बनेगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, देना जरूर है, इसमें पास होना है बट क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं होगा। तो मेरिट बनेगी आपकी 360 नंबर के ऊपर, 180 और 180, ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, जैसे ही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन बंद होएगी फिर सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। वो सेशन 1 था, एक बार आप कंप्यूटर पर बैठ चुके, अब दोबारा आप बैठोगे। तो मैंने आपको 2 पोस्ट बताई थी डीईओ की, एक तो जो मैंने आपको बताई थी वो वाली 8.1 बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, हाँ ये 8.1, यानी कि मैंने आपको बताई थी डीईओ की पोस्ट एक तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक अलग से डीईओ की पोस्ट होती है। तो इसके अंदर जो पोस्ट है उसके लिए अलग से टाइपिंग होगी। क्या टाइपिंग होगी ये, ठीक है। 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड पर मिनट, और इसका मतलब है भैया शायद 35 वर्ड या 27 वर्ड पर मिनट। कैसे निकालते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। 8,000 बार की दाबनी है 1 घंटे के अंदर, तो 1 मिनट में इतनी की दबानी है। 5 बार की दबाने से एक वर्ड बन जाता है। 20 3 60, 20 चौके 80, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80/3, यानी कि 26 2/3, यानी कि लगभग 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड। ऐसे निकाल सकते हो आप, 300 से भाग कर दो, वर्ड पर मिनट आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो जो कुछ पोस्ट थी उनके लिए 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो आपके लिए बेहतर पता क्या रहेगा, इनको टारगेट करना बेहतर रहेगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। आप पढ़ोगे ही, अगर किसी को ये जॉब लगनी है पढ़ोगे ही, आप सारे सब्जेक्ट करोगे, स्टार्टिंग से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर आप इसको हिट कर दोगे तो बहुत सारी जनता से आगे निकल जाओगे आप। जो जनता 27 से 50 वर्ड पर मिनट के बीच में है वो तो आपसे पीछे ही रहेगी, ठीक है। तो बाकी सारी पोस्ट के लिए 27 वर्ड पर मिनट की चाहिए, बाकी डीईओ की पोस्ट के लिए। इसके अलावा
देखो टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट्स यानी कि एलडीसी, देखो दो पोस्ट होती हैं, एक तो डीईए की होगी, डीईओ की हो गई, और एक एलडीसी की हो गई। एलडीसी बोल दो या जेएसए बोल दो इसको। तो डीईओ की पोस्ट भी दो तरह की है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 ये हो गई, टाइप 2 ये गई। बाकी एलडीसी की पोस्ट होगी, मोस्टली ये वाली पोस्ट निकलती है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी होती है। तो इसकी जो टाइपिंग है वो कितनी होगी, वो होगी 35 वर्ड पर मिनट। तो मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैकेंसीज कम निकलती हैं। ये नहीं कि 27 वर्ड पर मिनट करके बैठे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं। मिनिमम 35 तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो मैं तो बोल रहा हूँ 50 रखो ना, इसके ऊपर भी आपका बढ़िया वो रहे और ये भी बढ़िया टारगेट होए आपके। ठीक है भाई, क्लियर है? ये जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लोगे मैं ज़रूरी बता रहा हूँ आपको। जो अपनी नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने डिटेल में पढ़नी है तो। नेक्स्ट देखो, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टीयर 2 एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एग्जाम। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट और फाइनल सिलेक्शन। होगा क्या, टीयर 1 के एग्जाम अलग अलग डेट को होंगे, बहुत सारी डेट को होंगे, तो उनकी नॉर्मलाइजेशन होएगी। इनका फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन करने का। कोई एग्जाम ईजी आया, कोई मुश्किल आया, तो सबको एक लेवल पर लेकर आएंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो टीयर 1 के एग्जाम में एक कट ऑफ निकालेंगे, तो उस कट ऑफ को जो भी पार करेगा वो टीयर 2 का एग्जाम देने के लिए बैठेगा। ठीक है जी। देयर में भी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ऑफकोर्स जनरल की कट ऑफ अलग कट ऑफ होगी, ओबीसी की अलग कट ऑफ होगी। ठीक है भाई, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। टीयर 2 एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन टीयर 1। तो ये टीयर 2 में बैठेंगे सारे बच्चे। टीयर 2 के अंदर क्या क्या होता है, टीयर 2 के अंदर अपना मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके प्लस अलग से कंप्यूटर होता है और एक अलग से टाइपिंग भी होती है। तो एक तो अपना भैया नॉलेज वाला टेस्ट हो गया, एक टाइपिंग वाला टेस्ट हो गया। ठीक है। इन टीयर 2 इट विल बी मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल दी सेक्शंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया देखो, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2, चलो इसको तो छोड़ दो, इस लाइन को इग्नोर करो, कुछ मतलब नहीं आपके लिए। जो इसको पार नहीं करेगा उसका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, इसको इग्नोर करो, कुछ नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। Based on the aggregate performance in section 1 and section 2 of tier 2 examination, candidate will be shortlisted for the evaluation of section 3। देखो टीयर 2 एग्जाम के अंदर सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 है टाइपिंग वाला। तो ये बोल रहे हैं कि जो पहले वाले सेक्शन है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, ये जो सेक्शन है इनमें जो बढ़िया परफॉर्म करेगा, इसकी बोल रहे हैं, अच्छा सेक्शन 3, जो इनमें बढ़िया परफॉर्म करेगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में जो बढ़िया परफॉर्म करेगा उसी का पेपर चेक किया जाएगा कंप्यूटर का। अदरवाइज कंप्यूटर का पेपर चेक नहीं करेंगे हम उसका, है? जो इनमें बढ़िया परफॉर्म करेगा। बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, उनके बेस पर वो कट ऑफ निकालेंगे अपने वहीं पर, फिर जो उसको पास कर देंगे फिर उनका सेक्शन 3 इवेलुएट करेंगे कि भैया कंप्यूटर में तुमने क्वालिफाइंग मार्क्स लिए कि नहीं लिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये टाइपिंग वाला नहीं है भाई, ये कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 इज क्वालिफाइंग इन नेचर। सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 का क्या मतलब है, सेक्शन 3 ये जो कंप्यूटर वाला है मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट सिर्फ इनके बेस पर हो रही है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के बेस पर 360 में से। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैं बता ही चुका हूं आपको। ओके, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। सिर्फ टीयर 2 में कैसी परफॉर्मेंस रही इसके बेस पर मेरिट बनाई जाएगी, और टीयर 2 में भी जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो क्वालिफाइंग है। तो भैया अब मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ बता देता हूँ। लास्ट ईयर 2023 की एलडीसी और जेएसए की कट ऑफ, जिसकी ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं उसकी कैटेगरी वाइज ये रही थी। तो आप देख लो 200 में से इतनी रहती है 153। अगर मैं जनरल की बात करूँ, ओबीसी की 152, ये आप देख सकते हो। तो यानी कि आपको बहुत ही बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी, हैं? यानी कि आपको सीजीएल की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बेस पर आप सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के क्वेश्चंस को अलग नहीं कर सकते कि अलग अलग हैं। आप इनमें से किसी एक की तैयारी नहीं कर सकते। पैटर्न अलग है, मुझे पता है इसमें फिजिकल है, वैसे कर सकते हो।
क्वेश्चन वाइज नहीं कर पाओगे। तो CGL की तैयारी करो और इन सबको टारगेट करो, भले ही आपको CHSL टारगेट करना हो, ठीक है। और ये DEO की जो पोस्ट है उसके लिए ये कट ऑफ है भाई, ठीक है। तो ये Tier 1 की मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है। बाय दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। जानकारी कैसी लगी आप बताना, आपके मन के डाउट क्लियर हो गए नहीं हो गए, कोई और डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बाकी बच्चे उसको क्लियर कर देंगे या मैं क्लियर कर दूंगा, टीम क्लियर कर देगी उसको, ठीक है। और अगर आपको CHSL CGL SSC के जितने भी एग्जाम हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, बहुत ही बढ़िया वे में अरेंज्ड चाहिए, उनकी PDF चाहिए, तो जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, PDF है वो अच्छे तरीके से हमने अरेंज्ड दे रखे हैं ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएँ, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। विद दैट्स ऑल, बाय बाय, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, टेक केयर।